शाम के 5 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कृषि कानून पर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ किसानों का आंदोलन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन पर सियासत भारी है। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, मगर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आ गया। ये वीडियो लोकसभा की कार्यवाही के दौरान का है। इस वीडियो में राहुल वही बात बोल रहे हैं जो बात कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार कर रही है। राहुल के इस वीडियो पर बीजेपी ने अब राहुल गांधी को घेर लिया है। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने कहा है कि देश जान चुका है दोहरा चरित्र और अब ये पाखंड नहीं चलेगा। जनता को सब कुछ पता चल चुका है। कुल मिलाकर घमासान जारी है। राहुल ने साल 2015 में संसद में दिया था यह बयान और बात इतने तक ही नहीं रुक जाती। 2019 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इन तमाम बातों को शामिल किया गया था। ऐसे में कांग्रेस क्या देगी जवाब, इसी पर हम करेंगे बड़ी बहस। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं, बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। अपने इसी बयान से फंस गए हैं राहुल गांधी। इसी बयान ने बीजेपी को दिया है मौका कि वो घेर ले राहुल गांधी को। इसी बयान ने मोदी सरकार को दे दिया है वो चांस कि वो साबित कर दें कि कृषि कानून पर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। एक बार फिर राहुल का बयान सुनिए, फिर मजमून समझाएंगे। कुछ साल पहले यूपी में मेरा दौरा था और एक किसान ने मुझसे सवाल पूछा, मेरे पास आया और उसने कहा, राहुल जी आप एक बात हमें समझाइए, हम आलू बेचते हैं 2 रुपए किलो, मगर जब हमारे बच्चे चिप्स खरीदते हैं तो 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें 1 आलू होता है। और किसान ने मुझसे पूछा, आप हमें बताइए ये क्या जादू हो रहा है। और मैंने उन किसानों से पूछा, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है। और उन्होंने कहा कि राहुल जी इसका कारण यह है कि जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं, बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। दरअसल राहुल गांधी 2015 में अमेठी में बनने वाले फूड पार्क की वकालत कर रहे थे। वो इस पक्ष में थे कि किसान अपनी फसल जहां चाहे वहां बेच ले। वो कह रहे थे कि किसान चाहते हैं कि बिचौलिए खत्म हो जाएं, ताकि किसान को सीधा फायदा पहुंचे। लेकिन तब राहुल ने ये नहीं सोचा होगा कि 2015 का उनका ये बयान 2020 के अंतिम दिनों में उनके लिए चक्रव्यूह बना देगा। लिहाजा घेर लिया बीजेपी ने। बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट किया, ये क्या जादू हो रहा है राहुल जी, पहले आप जिस चीज की वकालत कर रहे थे अब उसका ही विरोध कर रहे हैं। देश हित, किसान हित से आपका कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ राजनीति करनी है। लेकिन आपका दुर्भाग्य है कि अब आपका पाखंड नहीं चलेगा। देश की जनता और किसान आपका दोहरा चरित्र जान चुके हैं। कांग्रेस इसलिए भी घिर गई है क्योंकि 2019 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में कृषि के कॉलम में 11वें नंबर पर कांग्रेस ने वादा किया था कि कांग्रेस एपीएमसी एक्ट को खत्म करके ऐसी सुविधा देगी कि किसान अपनी फसल जिसे चाहे जहां चाहे बेच सकता है। यानी कांग्रेस चाहती थी कि वो मंडियों को खत्म कर दे और किसान अपने मन से जहां चाहे वहां अपनी फसलें बेचे। लेकिन यहाँ सरकार कह रही है कृषि कानून से एपीएमसी खत्म नहीं होगी, कृषि कानून से एमएसपी भी खत्म नहीं होगी और कांग्रेस बेवजह नाजायज विरोध करके किसानों को भ्रमित कर रही है। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है। सिर्फ झूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अफवाहें फैलाओ, हमारे किसानों को डरा दो और भले भोले किसान कभी कभी आपकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। ये लोग लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी विपक्ष पर यही आरोप लगाया था कि पहले समर्थन करते थे तो अब विरोध किस बात का। राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। देश का तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर राहुल गांधी को इतनी किसानों की चिंता थी तो जब उनकी सरकार थी
तो सरकार के माध्यम से कुछ न कुछ किसानों के लिए कर सकते थे। राहुल गांधी के पुराने बयान से कांग्रेस बुरी तरह घिर गई है। बावजूद इसके राहुल गांधी किसानों के लिए ट्वीट कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि किसान टस से मस न हो। उन्होंने लिखा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ भव की हजार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। राहुल किसानों के हितैषी होने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं, मगर उनके पुराने वादे और उनके पुराने बयानों ने पूरे दल को बैकफुट पर ला दिया है। आज तक ब्यूरो। राजनीति का ये कौन सा चरित्र है जो समय के साथ अपनी सहूलियत ढूंढता है? इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ दंगल का हिस्सा बन चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघव चड्ढा एमएलए हैं, स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव रंजन जी प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर संगीत रागी भी कुछ ही पलों में हमारे साथ होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण आज का दिन आलोक शर्मा जी आपके लिए है, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये कौन सा पाखंड है कांग्रेस पार्टी का? 2015 में राहुल गांधी वही बातें कहते हैं जिसको इन कृषि कानून में जगह दी गई है। 2019 का आपका घोषणा पत्र भी वही बातें कहता है। और आज अपनी राजनीति को चमकाने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी ये काम कर रही है, लगातार किसानों को उकसाने का जो आरोप बीजेपी लगा रही है? देखिए, मुझे लगता है चित्रा जी, सबसे पहले घोषणा पत्र से ही शुरू कर लेते हैं। घोषणा पत्र में जो कहा गया है उसको अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाए तो मुझे नहीं लगता कहीं पर किसी को भी आपत्ति होगी। अगर 5 वाक्यों को पूरी तरह से पढ़ा जाएगा और उसको समग्रता से देखा जाएगा तो कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। उसमें था कि रूरल मार्केट्स को हम डेवलप करेंगे और तमाम चीजें, और उसके बाद संशोधन की बात थी। अगर संशोधन 1950 से एपीएमसी एक्ट में देखेंगे तो लगभग 100 के करीब संशोधन हुए। संसद के भीतर जो बयान दिया है 2015 आ रहा हूं उस पर भी। हाँ। चित्रा जी, मैं उस पर भी आ रहा हूं। मैंने पूरा भाषण उनका पहले भी सुना था और आज तक के माध्यम से भी अभी सुना। मुझे 2-3 चीजें जो आज मेन किसानों की आपत्ति हैं। सबसे पहली आपत्ति उनकी यह है कि भाई हमें जो बाहर में प्राइवेट प्लेयर्स, बाहर में जो प्राइवेट परचेजर्स माल को खरीदेंगे वो एमएसपी से कम ना खरीदें। ऐसा राहुल जी ने कहीं पर भी कहा है अपने भाषण में? पहला मेरा सवाल है। दूसरा मेरा सवाल है कि यहां पर जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, जो दूसरा इनका आज का जो 3 काले कानून आए हैं उसका मुख्य भाग है, उसमें होर्डिंग कैपेसिटी को हटा दिया गया है। क्या राहुल गांधी जी ने कहीं पर भी पार्लियामेंट में ये कहा है कि हम इसकी होर्डिंग कैपेसिटी को हटा देंगे? है आप उस पर तो बात कीजिए पहले। वो कह रहे हैं कि किसान बिचौलियों को हटाना चाहते हैं, वो फैक्ट्री को डायरेक्ट आलू देना चाहते हैं ताकि उनको फायदा हो। जो कहा है आप उस पर रहिए ना। चित्रा जी, मैं आ तो रहा हूं उस पर, लेकिन आलू का एक मिनिमम समर्थन मूल्य ना हो ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा है? आप बता दीजिए मुझे। किसी भी भाषण में ये कहा हो कांग्रेस के किसी भी लीडर ने कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं होना चाहिए। और आज अगर किसान अपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग कर रहे हैं चित्रा जी, एमएसपी को लेकर क्या कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाया था किसानों के हित में? नहीं, आज तक तो कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं है। IRI से लेके, पूसा से लेके, भांकड़ा बांध से लेके और हरित क्रांति के तीनों फेज सब कुछ मोदी जी ने किया। मोदी जी बचपन में खेलते थे तब सब कुछ हो गया था। आलोक शर्मा जी, एमएसपी पर जिस कानूनी हक की बात कही जा रही है अभी, मैं बस ये पूछ रही हूं कि क्या कांग्रेस की सरकार ने किया था जिसको बीजेपी ने हटा दिया? देखिए, मुझे लगता है कि आज बीजेपी ने बिल्कुल हटा दिया। बीजेपी ने जो होर्डिंग की कैपेसिटी हटाई है, क्या कांग्रेस ने एमएसपी को कानूनी अधिकार, क्या एमएसपी को कानूनी अधिकार दिया था? आलोक शर्मा जी, मेरे साथ 6 लोग और हैं, जल्दी जल्दी आपसे पूछ लेती हूँ। देखिए, मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या ये कानून आने से पहले प्राइवेट प्लेयर्स बिना किसी लिमिट के एमएसपी से नीचे खरीद सकते थे? हाँ या ना बता दीजिए आप मुझे, या बीजेपी के प्रवक्ता बता दें। आज खरीद सकते हैं। आज अगर रिलायंस या अडानी किसी भी कैपेसिटी में, कितने भी भंडारण में एमएसपी से अगर कम खरीदेगा तो इस कानून में पूरी तरह से छूट है, क्योंकि ये कानून एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं है, ये कानून पूरी तरह से मार्केटिंग रिफॉर्म है। ओम प्रकाश धनखड़ जी, जवाब दीजिए। पूरी तरह से परचेजर के पक्ष में। और राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, वीर तुम बढ़े चलो, वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ भव की हजार हो, वो एमएसपी से कम खरीदा जाएगा। आप मुझे बता दीजिए
राहुल गांधी ने कहीं पर भी ये कहा हो सरकार कि की जिद Essential पर अड़ी Commodity हुई है Act में ओम ये प्रकाश बदलाव धनखड़ होना जी। चाहिए कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति ठीक है। जितना मर्जी भंडारण कर ले। हाँ। कहीं पर कहा है तो मुझे बता दीजिए। कई दिन बाद बीजेपी को इतनी ये वीडियो टेप्स मिली हैं, मुझे लगता है बीजेपी खुद फंस गई है ये सुन के। आज हमें केवल ये बता दीजिए कि इतनी ताकत जो आप कांग्रेस के पीछे लगा रहे हैं, आप किसानों को कभी नक्सली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग। ठीक है, आप उन चीजों को एनर्जी लगाना छोड़िए, किसानों से बात कीजिए। ओम प्रकाश धनखड़ जी, सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। देखिए, चाहे 2014 की बात हो या 2019 की बात हो, अगर कांग्रेस पार्टी की बातें आम लोगों को या किसानों को इतना ही समझ में आती तो फिर भारतीय जनता पार्टी को ये प्रचंड जीत क्यों मिलती? अगर ये लोगों को समझा पाने में कामयाब होते तो आप लोगों को 8% ज्यादा किसानों की वोट 2019 में क्यों मिलते? ये बार बार विपक्ष पर ठीकरा सरकार की ओर से क्यों फोड़ा जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दरअसल किसानों को समझा पाने में सरकार नाकाम साबित हो रही है, इस वजह से घूम फिरकर विपक्ष पर दाग दो गोला? देखिए चित्रा जी, बात ऐसे है कि मुद्दा इनके घोषणा पत्र का भी है, चैप्टर 7 में जो 11 नंबर है उसको ये नकार नहीं सकते। राहुल जी के भाषण का भी है, कपिल सिब्बल जी के भाषण का भी है, दीपेंद्र हुड्डा के भाषण का भी है, अजय माकन के भाषण का भी है रिलीज करते समय। और चित्रा जी, हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट में भी 5.13 पर इन्होंने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में लिखा है, द यूज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट शुड बी मेड बाय ओनली इन टाइम ऑफ इमरजेंसी एंड इट मस्ट बी डिसाइडेड कंसल्टेशन विद द स्टेट्स। तो ये सारी बातें ये पहले कहते रहे हैं और अभी भी किसी बात को एक सिरे से कहना और एक सिरे से नहीं कहना। इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी आपको भी मालूम है जो सुधार किया गया है, अगर भाव सब्जियों के दुगने से ज्यादा होंगे तो ये अपने आप जो छूट है खत्म हो जाएगी, और दलहन और तिलहन के 1.5 गुणे से ज्यादा होंगे तो खत्म हो जाएगी। इसलिए ये सब इनके पैरवीकार थे। फिर ये समग्र का बदलाव नहीं है, एक शुरू किया गया है एक हिस्सा, इसका प्रयोग क्या होगा उसको देखेंगे। पहली बार आप ऐसा देख रहे हो कि चीज शुरू नहीं हुई है और उससे पहले इतना बड़ा बवेला उन लोगों ने खड़ा किया है जो कभी भी इन चीजों के बारे में, किसानों के मसले के बारे में कहते रहे, लेकिन उन सुधारों को जो है आज आए हैं तो उनके विरोध में जाकर खड़े हो गए। धनखड़ साहब, जिस हरियाणा के आप कृषि मंत्री रह चुके हैं, रिपोर्ट को वहां 6 साल के किसान भी दबाए बॉर्डर पर डटे हुए हैं, कमेटी रिपोर्ट को बैठाए रहे। फिर आप उनको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं ये तमाम बातें? वो क्यों नहीं हटने को तैयार हैं? आज 32वां दिन है उनके आंदोलन का। चित्रा जी देखिए, किसानों के मन में एक अंदेशा, मैंने पहले भी कहा है कि भ्रम उत्पन्न किया गया। पहली बार आप भी देख रही हैं और मैं भी देख रहा हूं, जो चीज हुई नहीं है उसके बारे में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया है जिसकी होने की संभावना के आधार पर केवल खड़ा कर दिया गया है। अगर आज फसल नहीं बिक रही और आज आंदोलन हो, मुझे समझ में आता है। आज कोई अडानी अंबानी वहां जाकर खड़ा हो गया और मैं आज ही आपकी जमीन लेने वाला हूं तो समझ में आता है। सरकार बार बार कह रही है कि एमएसपी यूं ही जारी रहेगा, लिखित में रहेगा, आप बाकी जो आप सुधार रहे हैं वो सब हम मान रहे हैं, उसके बावजूद जाकर ऐसे कुतर्क करना, जैसे जो पक्षकार थे वो कुतर्क में जाकर खड़े हुए हैं, अभी आप आलोक जी को देख रहे थे, यही चीजें हैं जो भ्रम उत्पन्न करती हैं। और इस भ्रम उत्पन्न करने के कारण ही उसी को बार बार बढ़ाने के कारण से अंदेशा किसानों के बीच में इन लोगों ने बढ़ाया है, बड़े तय करके बढ़ाया। सबको दिख रहा है, कम से कम मीडिया के सब पक्षों को इस बात की जानकारी है। मतलब बहती गंगा में वो भी पंजाब और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव दिख रहा है और किसानों के बहाने अपनी सियासत को साधने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल जी मिलने जाने वाले हैं 1 घंटे के बाद किसानों से। चित्रा जी, भ्रम में वास्तव में अगर कोई है तो वो मोदी सरकार है। ये भ्रम में थे कि किसान अभी भी मासूम, एकदम सीधा सा, बिना किसी पढ़ाई लिखाई के, बिना अंग्रेजी हिंदी अक्षर पढ़े जी रहा है। इन्हें ये नहीं पता कि जो देश का किसान है वो अक्षर पढ़ना जानता है और उसने ये 3 काले कानून पढ़ लिए हैं। इन्होंने तो सोचा कि महामारी के बीचों बीच ऑर्डिनेंस लाकर फिर संसदीय मर्यादा को ताक पे रखकर संसद में पास कराकर ये 3 काले कानून फट से लागू करा देंगे और किसान को कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन अब किसान की जो नई पीढ़ी आई है वो अक्षर पढ़ना जानती है, वो समझ गई है। और यदि आज भारतीय जनता पार्टी के मन में वास्तव में किसान के हित में थोड़ा सा भी प्रेम है, और अभी जैसा अभी पहले प्रवक्ता ने कहा भाजपा के कि हम तो कह रहे हैं कि एमएसपी वहीं का वहीं रहेगा, एमएसपी नहीं जाएगा, तो अगर आप एमएसपी को लेकर इतने गंभीर हैं तो आप एक वाक्य कानून में लिख दीजिए कि भैया एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाता है, एमएसपी के नीचे अगर खरीद होगी तो वो गैर कानूनी खरीद होगी और दंडनीय अपराध है।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसानों की आधी मांगे तो यहीं समाप्त हो जाएंगी। आप क्यों नहीं इतनी सरल सी चीज कर देते? क्या आप मुझे एक बात बताइए, आज आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं एमएसपी वहीं रहेगी। मान लीजिए आज कोई धान की फसल करता है और मंडी में जाता है फसल बेचने, या मंडी के बाहर जाता है फसल बेचने, और वहां पर जो व्यापारी है वो एमएसपी से आधे दाम पे खरीदता है, तो क्या किसान यूट्यूब पे प्रधानमंत्री जी का भाषण दिखाएगा और कहेगा कि ये भाषण सुनिए, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं एमएसपी पे लेना है, आपको एमएसपी पे लेना पड़ेगा? जब तक आप कानून में उसे नहीं लिखेंगे तो यूट्यूब पे पड़े प्रधानमंत्री के भाषण की क्या वैधता रह जाती है? दूसरी चीज मैं स्पष्ट तौर पे आपको कहना चाहता हूं, 32 दिन आज इस आंदोलन को हो गए हैं, 45 से अधिक, चित्रा जी 45 से अधिक देश का किसान सिंघू बॉर्डर पे शहीद हो गया है। ये वो किसान है जिसके सपूत आज अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पे, सरहद पे देश की रक्षा करते हुए शहीद होते हैं, और उनके बाप दादा आज हमारे देश का अन्नदाता सिंघू बॉर्डर पे अपने हकों की लड़ाई करते हुए शहीद हो रहा है। मुझे लगता है इससे बुरी चीज हो नहीं सकती है। इतनी निर्दयी सरकार की ओर से कहा तो जा रहा है आंदोलन खत्म करें, हम संशोधन को तैयार हैं, कई दौर की बातचीत भी तो हो चुकी है राघव चड्ढा जी। लेकिन चूंकि सियासत भी वहां पर काफी तेज आंच में जल रही है, तो इस वजह से स्थिति जस की तस बनी हुई है। अच्छा चलिए, आप मान लीजिए ये जो बारी बारी सियासत कहा जाता है चित्रा जी, कांग्रेस पार्टी सियासत करती है, आप हम पे भी आरोप लगा दीजिए। अरे भाई, आरएसएस का अपना भारतीय किसान संघ सियासत कर रहा है क्या, जो विरोध कर रहा है? बीजेपी का अपना स्वदेशी जागरण मंच जो इन 3 काले कानून का विरोध कर रहा है, क्या स्वदेशी जागरण मंच ने पंजाब में चुनाव लड़ना है? या भारतीय किसान संघ ने हरियाणा में जिला पंचायत में अपने प्रत्याशी खड़े करने हैं? राजीव रंजन जी, अनुराग भदौरिया, आप दोनों के पास में आऊंगी, उसके पहले संगीत रागी जी, आरएसएस को लेकर राघव चड्ढा ने कई सवाल। ठीक है, आखिरी चीज कह रहा हूं, देखिए ये बड़े ही सुनियोजित ढंग से कोशिश करी जाती है आंदोलन को बदनाम किया जाए, किसानों को बदनाम किया जाए, और ये कहा जाए कि राजनीति से प्रेरित है। ये आंदोलन पाक साफ है, किसी राजनीतिक दल का नहीं है, देश के किसान का है। नहीं राघव चड्ढा, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, देश के किसान की जगह सबसे ऊपर है, सब उसका एहतराम करते हैं, लेकिन इसी के साथ मेरा अगला सवाल ये भी है, जिस दिन किसान संगठनों की ओर से बंद बुलाया गया था, भारत बंद का ऐलान किया गया था, राजधानी दिल्ली के ज्यादातर बाजार खुले हुए थे, हम लोगों ने खुद जाकर देखा, तो वहां पर ऐसा लग रहा है कि दरअसल किसान मानने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष के लोग जाकर उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है? इस सवाल के साथ राघव मैं आपके पास आऊंगी। संगीत रागी जी, क्या भारतीय किसान संघ विपक्ष में है? हाँ, तो इसीलिए मैं संगीत रागी से इसका जवाब ले लेती हूँ। संगीत रागी जी, जवाब दीजिए। विरोध कर रहा है, ठीक है, आरएसएस तो इनकी मेन बॉडी है। बोलिए संगीत रागी जी। चुनाव लड़ना है भाजपा के खिलाफ। संगीत रागी जी, आरएसएस का जो किसान संगठन है वो भी विरोध कर रहा है, ये आरोप है राघव के। देखिए चित्रा जी, सबसे पहली बात तो कि ये आंदोलन पूरे देश के किसानों का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन हरित क्रांति से उपजे हुए धनाढ्य किसानों का आंदोलन है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के किसानों का आंदोलन है। 52% एमएसपी पर इन्हीं की खरीदारी होती थी। इनमें से कई पैनलिस्ट का मैं नाम जिक्र लेकर के नहीं करना चाहूंगा, उनको ये समझ में भी नहीं आती है गांव की स्थिति क्या होती है। सीमांत किसान कभी भी जाकर के मंडियों में अपने ये खाद्यान्न को नहीं बेच पाते हैं। ये सारे आढ़ती उनसे खरीदते हैं, ट्रकों में लादते हैं, और जब मंडियों में जाते हैं वहां वो अपने ये पे बेचते हैं। नतीजा ये है कि ये जो फायदा होता है वो आढ़तियों का ही ये फायदा होता है, सीमांत किसानों का फायदा नहीं होता है। और यही कारण था कि कांग्रेस पार्टी का, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं, ये सारे दीपेंद्र हुड्डा से लेकर के कपिल सिब्बल और श्रीमती सोनिया गांधी का भाषण पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, इन सारे लोगों ने बाजार की वकालत की थी। आपको विपक्ष को समझाना है कि आपको किसानों को समझाना है? संगीत रागी जी, नहीं, प्लीज मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। सबको मैंने देखा है कि आप 3-4 मिनट समय दिए हैं, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए पूरी तरीके से। बोलिए। अरविंद केजरीवाल की समस्या यह है कि एक उनके इच्छाधारी नाग नागिन थे जो हरियाणा में राजनीति कर रहे थे किसान का, और वो वहां आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बनना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल ने उनको जगह नहीं दी, तो उन्होंने हरियाणा की पूरी राजनीति अपने हाथों में थाम ली। जो व्यक्ति सीएए का विरोध करने के लिए खड़ा हो, 370 पर को डिसॉल्व कर दिया गया, उसका विरोध करने के लिए खड़ा किया गया हो, जो आदमी शर्जिल इमाम और उमर खालिद के पक्ष में खड़ा हो, उसके बारे में वो क्या आपको पता है कि वो कभी भी किसानों को सरकार के साथ समझौता करने देंगे?
यदि एक सीपीएम के किसान आंदोलन के नेता वहां पर बैठे हुए हों, जो गोधरा से लेकर सारी चीजें जो है वो मुद्दे ला करके खड़े करते हों, वो क्या किसानों के साथ समझौता करने देंगे? मैंने दो बातें स्पष्ट करता हूं। पहली बात तो ये पूरे देश के आंदोलन और आम आदमी पार्टी पर मैं बात कर दूं। नहीं संगीत रागी जी, देखिए, एक तो किसी भी व्यक्ति की तुलना ये नाग नागिन से करना बंद कीजिए सर। इस तरह की टिप्पणी तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है संगीत रागी जी। आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप अगर इस तरह की तुलना करेंगे तो ये बहुत हल्की बात हो जाएगी। दूसरी मेरी गुजारिश आपसे ये है, आपको तो किसानों, अगर ये पूरे देश का आंदोलन नहीं है तो फिर किसान लगातार कई दौर की बातचीत किसान के साथ क्यों कर रही है सरकार? भाषा का प्रयोग कैसे किया चित्रा दी? आप किस बात इस तरह की भाषा का प्रयोग किया? नहीं, आपने कुछ कहा ना, नाग नागिन किसी व्यक्ति की तुलना करते हुए आपने कहा है यहाँ पर। अरे भैया, इच्छाधारी नाग नागिन और क्या, जो हमेशा अपना रूप बदल दे, जो आदमी आज से 15 दिन पहले तक नोटिफाई करता हो कानून को और अगले दिन जाकर के राजनीति करते जाता हो, उसके बारे में क्या कहा जाएगा? राघव, हमारे पास 2 और मेहमान है क्योंकि ब्रेक का वक्त हो जाएगा। अनुराग भदौरिया, राजीव रंजन को जल्दी से मैं शामिल कर लेती हूँ। हम किसानों के, ठीक है, जल्दी से बोल लीजिए राघव चड्ढा। ठीक है, संगीत राघव चड्ढा। देखिए, संगीत रागी जी ने भी कई बातें कही। मैं पूछना चाहती, ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो शर्जील इमाम की बात करते हैं। क्या देश का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शर्जील इमाम के पक्ष में खड़ा है? क्या वो 370 के पक्ष में खड़े हैं? क्या ये वो लोग हैं जो गोधरा की बात करते हैं? अरे भाई, आप अपनी बात कीजिए। क्यों विरोध कर रहा है? आम आदमी पार्टी ने इन तीनों कानूनों को नोटिफाई करके यू टर्न क्यों लिया? आज देश का किसान आपसे सवाल पूछ रहा है, भागिए मत। अरविंद केजरीवाल को बहुत गाली देते हो आप लोग, उनको गाली देने से आपका कोई समस्या गाली देने के लायक भी नहीं समझता किसान। मैं अरविंद केजरीवाल, चलिए ठीक है, ये तुल्लू मैमे की राजनीति से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, इसलिए राजीव रंजन, अनुराग, जल्दी से एक टिप्पणी में आप लोगों की विचार लेती हूँ। अनुराग भदौरिया, आप लोगों को भी तो सियासत ही दिखाई दे रही है ना। मुलायम सिंह यादव की ओर से जिन बातों का समर्थन किया गया था, जिसका जिक्र बार बार सरकार की ओर से भी किया गया, अब समाजवादी पार्टी आकर उसी का विरोध कर रही है। आप भी सहूलियत की राजनीति में देख रहे हो कि 2022 इसी से चमक जाए। देख ले, कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आप उनसे जब किसी बात पे बात करो कि आपने कानून क्यों बनाया गलत किसानों के लिए, तो कांग्रेस ने ऐसा किया था क्या? कांग्रेस ने एमएसपी दी थी क्या? आज सब कुछ अच्छा कांग्रेस ने किया होता तो आपको मौका मिलता क्या? आपको मौका तो तभी मिला है ना जब उनसे गलती हुई है, आपको ठीक करना है। आप कांग्रेस आपकी आइडल हो गई आज की डेट में। भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है जो कांग्रेस पहले करती थी। इस मतलब कांग्रेस को आपने अपना आइडल मान लिया है, उसी हिसाब से आप कानून बनाते हो। आज किसान वहां धरने पे बैठा है, 40 से 45 से ज्यादा किसानों की मौतें हो चुकी हैं और आप क्या बात कर रहे हो? आप घूम घूम के कह रहे हो चिट्ठी भेज रहे हो, चिट्ठी ले रहे हो, चिट्ठी दे रहे हो। अरे भैया, आपके पास इतने बड़े जहाज हैं, हेलीकॉप्टर हैं, गाड़ियां हैं, जाइए आप हेलीकॉप्टर लेकर उतर जाइए, किसान से बात कर लीजिए। कोई वहां पे सुमोड़ थोड़े निकालना है किसानों से बात करने के लिए। किसान से बात किया, अन्नदाता आप बैठे हैं यहाँ पे ठंड में ठिठुर रहे हैं। एक बार प्रधानमंत्री जी के भाषण में या भारतीय जनता पार्टी के भाषण में कभी वो जो 40 किसान हमारे जो हिंदुस्तानी किसान की मौत हुई है, कभी उस पर जिक्र हुआ? कभी क्या कोई संवेदनाएं दी गई क्या? माने कोई मतलब ही नहीं है, मर गए तो मर गए, कोई चिंता नहीं है। धन्ना सेठों की चिंता है भारतीय जनता पार्टी को, किसान की मौत हो रही है उसकी चिंता नहीं है। वो किसान है जिसके बच्चे बंदूक लेके वहां सरहद पे खड़े हैं, वहां पे दुश्मन उनको मार रहा है और यहाँ उनके बाप, उनके दादा परदादा, उनके भाई बहनों की मौत हो रही है अपने ही देश के अंदर में, अपने अधिकार मांगने के लिए। तो किस राष्ट्रवाद की बात करती है भारतीय जनता पार्टी? मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का है? इस राष्ट्रवाद का क्यों अपने अधिकार मांगने के लिए अब मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। आपकी बात महत्वपूर्ण है, गंभीर भी है अनुराग जी, लेकिन अब इससे आगे बढ़ते हुए मुलायम सिंह यादव जी तो समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा है ना, जिन बातों का उनकी ओर से खुलेआम समर्थन किया गया। एक सेकंड अनुराग भदौरिया, उन्हीं बातों का आप समाजवादी पार्टी के मौजूदा मुखिया विरोध कर रहे हैं। ये भी तो दोहरा चरित्र है ना आपका, आप भी तो बदल गए। उन्होंने कब बोला एमएसपी नहीं फिक्स होना चाहिए? वो तो वोटिंग के समय भी मौजूद थे जब चुपके से आपने ध्वनि मत से बिल पास करा दिया, तब भी वो विरोध कर रहे थे, तब भी उन्होंने बोला था, तभी उन्होंने बोला था एमएसपी होनी चाहिए। देखिए आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, मैं गलत बोल रहा हूं तो उन्होंने कभी नहीं बोला कि एमएसपी नहीं होने चाहिए। हाँ, तो ठीक है ना, जो एक सेकंड, अगर किसानों की बेहतरी के लिए जो सरकार दावा कर रही है, एक सेकंड अनुराग भदौरिया, अगर आप लोगों ने भी अच्छा, आपने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी ने गलत किया इसलिए बीजेपी को मौका मिला, यही बात यूपी में भी लागू होती है और यूपी में तो 2012 के मुकाबले 17 में इनको 325 सीटें मिली। सिर्फ जाति धर्म की राजनीति कर रहे, तभी तो कहते हैं डिवाइड एंड रूल। एक तरफ सब लोग राजीव टेक रहे हैं, दूसरा पंजाब का किसान मौत को गले में लग रहा है, उसकी चिंता नहीं होती किसी को। और आप लोग ट्वीट के जरिए राजनीति को चमका रहे हैं।
आपके भी नेता ट्विटर के जरिए राजनीति को चमका रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा कभी सड़क पर किसानों के लिए आंदोलन करते हुए हाल फिलहाल। ठीक है, अनुराग भदौरिया। राजीव रंजन जी, लेकिन ये हट पर आमादा है क्या सरकार? देखिए, मैं समझता हूं केंद्र सरकार ने अपनी ओर से लगातार ये कोशिश की है कि समझौते की मेज पर सभी आंदोलनकारी आए और इसका समाधान निकले। जिन बिंदुओं पर मतैक्य नहीं हो पाया है उस पर एक बार बात करने के लिए केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने बयानों के जरिए उन्हें आमंत्रित किया है। लगातार अपने दूतों के जरिए किसान आंदोलन के नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये जो दोहरे मानदंड है सियासत के, इससे सबसे ज्यादा इस देश के किसानों का नुकसान हो रहा है। अगर परंपरागत रास्ते इतने ही सही होते तो देश के कई राज्यों में किसानों को इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्याओं का शिकार नहीं होना पड़ता, बैंकों के कर्ज तले किसान दबे नहीं होते। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर था जिसको बदला जाना जरूरी था। और अगर सब कुछ ठीक था तो कांग्रेस ने केवल मैनिफेस्टो में नहीं कहा। 2012 27 दिसंबर को बाजाबता कांग्रेस के उस दौर में 12 जो कांग्रेस शासित राज्य थे, उन्होंने फ्रूट और वेजिटेबल्स को 15 जनवरी 2013 से एपीएमसी एक्ट के बाहर निकालने का फैसला किया। अभी मैं आप पार्टी को भी सुन रहा था। 2015 में जो आलू से जो ये आलू के चिप्स बनने वाले हैं, हाँ। और उसके बीच का जो फासला है उसको लेकर के राहुल गांधी जी ने जिस तरह की बातें, लच्छेदार बातें कही और किसानों को सीधे कॉर्पोरेट घरानों से अपना माल बेचने की बात कही, मुझे लगता है ये सुविधा की राजनीति है। और निसंदेह 1 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान इस देश को इस आंदोलन की वजह से हो गया है। इस आंदोलन के नेताओं को भी उन नेताओं से पल्ला छुड़ाना चाहिए, चाहे वो शरद पवार की पार्टी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो। अगर किसान आंदोलन केवल किसान नेताओं के हाथ में होता तो निसंदेह इसका ज्यादा बेहतर लाभ किसानों को मिलता। लेकिन किसान आंदोलन इतने सालों तक आपकी सरकार रही बिहार में, आप लोगों ने भी तो कोई बड़ा मानदंड नहीं रखा ना बिहार में परिवर्तन करके। ओम प्रकाश धनखड़ जी, अब मैं आपका रुख करते हुए, अभी तमाम मेहमानों की ओर से यही कहा गया कि एमएसपी को लेकर अगर उसको कानूनी अमलीजामा पहना देगी सरकार तो आधी मांगे तो ऐसे ही पूरी हो जाएंगी। सरकार को इस बात को लेकर कहां पर दिक्कत है कि एमएसपी लागू है, ये बात तो बार बार कही जा रही है, लेकिन उसको कानूनी रूप रंग देने को सरकार तैयार नहीं है। चित्रा जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है इस बात को समझने की जरूरत है। ये बात कहने में बहुत सुंदर लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है। और जैसे पंजाब सरकार एक कानून लाई कि भाई सभी प्राइवेट व्यापारियों को भी एमएसपी पर खरीदने के लिए एक कानून बना दिया जाए, लेकिन इसकी व्यावहारिकता पर जरूर चर्चा करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने एक लेवल ले दिया कि भाई इससे कम पर कोई नहीं खरीदेगा। जब सरकारी खरीद होती है तो उस समय तो वो भाव मिल जाता है, लेकिन जब सरकारी खरीद बंद हो जाती है, अभी जैसे धान की खरीद बंद हो गई, बाजरे की खरीद बंद हो गई, हमने हरियाणा में बाजरा 2150 खरीदा है, लेकिन अभी 1200 बिक रहा है, क्योंकि सरकारी खरीद हो चुकी है, बाद में उसके रेट डाउन आ जाते हैं। अब इस समय में किसी व्यापारी को हम कानूनन ये कहेंगे कि वो 2150 खरीदे, जब उसको मंडी में व्यापारी से सस्ता मिलेगा तो वो किसान का एमएसपी पे खरीदेगा क्या? अगर किसान बेचना भी चाहेगा तो उसके लिए एक संकट पैदा हो जाएगा, कानूनी रूप से संकट पैदा हो जाएगा कि उसका कोई खरीदे या ना खरीदे। दूसरी बात इसमें से दिक्कत क्या आती है कि मान लो व्यापारी ने तो नहीं खरीदा, लेकिन फिर खरीदेगा कौन? तो क्या एक सरकारी दुकान 12 महीने के लिए खोली जा सकती है कि भाई वो खरीदेगी सरकारी दुकान और कोई नहीं खरीदेगा तो हम उस पर खरीदेंगे? तो उस पे खरीदेंगे तो जब बाजार में सस्ता है और उस पर महंगा बिक रहा है तो क्या एक लाइन नहीं लग जाएगी कई किलोमीटर लंबी? हर समय बाजार से सस्ता लो और उस दुकान पे बेच दो, बाजार से सस्ता लो और उस दुकान पर बेच दो। इसकी बहुत सारी व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। पंजाब ने जो कानून बनाया है उसके लिखते समय भी लिख दिया अगर कोई जबरन जोर जबरदस्ती लेगा तो कानून लागू होगा। जोर जबरदस्ती कौन लेता है? लेकिन उसका कोई व्यावहारिक पक्ष या इंतजाम नहीं किया गया है कि बाजार में सस्ता होगा तो व्यापारी बाजार से लेगा, किसान से क्यों लेगा? उस पर क्या व्यवस्था होगी लिख देने के बाद भी कि वो मेरा महंगा लेने से मना कर देगा? जब मुझे कोई ग्राहक नहीं मिलेगा तो मैं कहां जाऊंगा? मैं अगर सरकारी दुकान भी खोल देता हूं, मान लो सरकार के नाते से, तो सस्ता, जब गरीबों को जो सस्ता अनाज मिलता है उसकी भी रिसाइकलिंग होगी और लंबी लंबी किलोमीटरों की लाइन रोजाना लगी रह जाएगी। क्योंकि अनाज सस्ते देना सरकारी दुकानों पर, यह भी एक सरकार की जिम्मेवारी है कि वो गरीबों को खाने के लिए सस्ते
अनाज दे तो उस नाते से 2 रुपए किलो तक के भाव पर ये चीजें मिलती हैं, तो उसकी रिसाइकलिंग का क्या बनेगा? वो फिर उसकी क्या स्थिति बनेगी कि वो जब मेन भाव जब 18-19 रुपए किलो का गेहूं का और धान का है, और जब बाजार में 2 रुपए 3 रुपए किलो चावल जो है दिया जाता है बहुत बड़ी आबादी को 78 करोड़ क्विंटल खरीद कर और फिर उसकी रिसाइकलिंग में से वो फिर कहां पहुंचेंगे? बहुत सारी ये मेरे साथी बैठे हैं, ये केवल पॉलिटिकल बातें इधर से उधर अपने अपने पक्ष रख रहे हैं और पक्ष भी बदलते रहते हैं। आपने कांग्रेस के पक्ष को बदलते हुए देखा, आपने आप पार्टी के पक्ष को बदलते हुए देखा, तो ये लेकिन उसकी कोई व्यावहारिक बातें ये नहीं जानते हैं। और दिल्ली को घेरने के जो आप पार्टी उस बात को किस रूप में देख रही है, इस आंदोलन को किस रूप में देख रही है? देखना चाहिए कि दिल्ली की चारों तरफ की जो स्थिति बनेगी उसकी क्या स्थिति है। जब मंडी में होने से क्या ये आंदोलन अराजकता की तरफ नहीं जा रहा? इन सारी बातों पर भी सवाल खड़ा करना पड़ेगा। टाइम बढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत है? इतना बड़ा कानून बना सकते हो तो मंडी का टाइम नहीं बढ़ा सकते कि मंडी तब तक खुली रहेगी जब तक किसान की पूरी बिक्री नहीं हो जाएगी? तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। जितने कानून बन सकता है, कानून नहीं हो सकता कि इनको बताइए, वहाँ पे एफसीआई तब तक खरीदती रहेगी जब तक कि किसान का पूरा धान नहीं खरीद लिया जाएगा। इनको बताइए जब तक अनाज, इनको ये बताइए जब तक किसान अनाज लेके आता है तब तक खरीद होती है। 1 महीना 1.5 महीना मंडी खुली रहती है, उस समय खरीद होती है सारी, इनको जानकारी नहीं है। उस समय एक दाना भी खरीदा जाता है। 10 राज्यों से गेहूं की खरीद होती है, 23 राज्यों से धान की खरीद होती है। जानकारी इनको कुछ है नहीं। केवल बैठकर यहाँ केवल अपना पक्ष करना, केवल पॉलिटिकल बातें मारना, व्यावहारिकता की जानकारी इन लोगों को नहीं है। आप कम से कम जो एग्रीकल्चर सेक्टर के जानने वाले लोग हैं, उसके आंकड़े डाटा जानने वाले लोग हैं, उसकी व्यावहारिक समस्याओं को जानने वाले लोग हैं, वो नहीं है। ये केवल और केवल इमोशनल बातें करके किसान भाइयों को केवल और केवल इमोशनल बातें करके ये इमोशनल आंसू जानकारी नहीं है उनको। ये बिना जानकारी वाले लोग यहाँ बैठकर बात करते हैं, व्यावहारिकता की जानकारी नहीं है कि उसका आखिरी पक्ष कहाँ जाकर पड़ेगा। या आप पार्टी वाले तो एसवाई पानी के बारे में पंजाब में बोलने लगे थे, फिर बीच का बड़ा सवाल है। आप कह रहे हैं एमएसपी जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। लोग हैं और यहाँ किसान मानने के लिए तैयार नहीं है इस बात पर। आप तीनों कृषि कानूनों के फायदे गिना रहे हो, वो कह रहे हैं तीनों को रद्द कीजिए। सितंबर 1 सेकंड, अनुराग भदौरिया प्लीज, अनुराग जिस उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, यकीनन देश का वो सबसे बड़ा सूबा है, कठिनाइयां क्या आएंगी, लेकिन वहां पर भी तो किसानों की दिक्कतें हैं ना अनुराग जी। कितने बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, किसानों की बेहतरी के लिए क्या किया आप लोगों ने? किसान के नेता है जिनको किसान का दर्द नहीं मालूम है, किसान की फसल के बारे में मालूम है, कहते हैं किसान लेके आता है। अरे लेके आता है तो मंडी खुली रहेगी। बोलिए आलोक शर्मा जी, व्यावहारिकता आप लोगों को पता नहीं है। आलोक शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं धनखड़ साहब। गलत बात। हाँ बोलिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। बोलिए धनखड़ जी को दिखाइए। बोलिए आलोक जी। नहीं, मुझे लगता है देखिए आज तक शो कर रहा है राहुल गांधी एक दाना बाजरा खरीदने वाला अभी 74 लाख आज तक की हिम्मत नहीं है कि मोदी जी का शो दिखाए। वो मोदी जी का 2011 का स्टेटमेंट आलोक शर्मा जी दिल्ली अपने किसान को मेरे ये जो आज तक देखने के लिए नया चश्मा आपने पहन कर रखा है ना, आपसे गुजारिश है अपनी कांग्रेस पार्टी को देखिए। लगातार जो सिकुड़ती चली जा रही है, हम लोग तो चाहते हैं मजबूत विपक्ष हो, लेकिन अगर आप 15 में कुछ और भाषा बोलेंगे, 19 में कुछ और बोलेंगे, तो 20 में आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि अरे आप तो बहुत अच्छे रंग बदलने वाले लोग हैं, है ना। आज तक को देखना, एक सेकंड सर, आज तक को न्यूज चैनल के हिसाब से देखिए, प्रतिद्वंदी बीजेपी को मानिए, कंपटीशन उससे करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। ये मीडिया पर आरोप लगाना आलोक शर्मा जी बंद कर दीजिए, 36 मिनट तक ठीक है ना। नहीं बोलने दिया जाएगा तो क्या बात करें, शुरुआत में सबसे ज्यादा आप ही ने बोला है आलोक शर्मा जी। गलत आरोप लगा रहे हैं आप, गलत आरोप लगा रहे हैं आप। सही आरोप लगा रहा हूं मैं, सही आरोप लगा रहा हूं, मैं अपने आरोप पर खड़ा हूं। मैं सबसे पहले मैंने डिबेट की शुरुआत आपसे की और इसमें नहीं फंसते हुए, मुझे नहीं फंसना है आपके आरोप प्रत्यारोप में। ये आज तक का शो है, हमारे पास इतना अधिकार है कि किस मेहमान से जाकर क्या सवाल हम पूछे, और इसीलिए शुरुआत राहुल गांधी के ऊपर चूंकि ये सवाल था, इस वजह से मैं पहले आपके पास आई और मैंने शुरू में ही 4-5 सवाल पूछे। गलत बात है, अब जवाब दे दीजिए। चलिए बीजेपी के आरोपों पर जवाब दीजिए, मीडिया पर यहाँ पर बहस करने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ। बोलिए आलोक जी, किस आरोप मत कीजिए, आप कर भी नहीं सकते हैं, मुद्दे पर आ जाए हम। बिल्कुल, मैं वही उम्मीद कर रही हूँ आपसे। मुझे लगता है
कि धनखड़ जी ने आज तक को ब्रेकिंग न्यूज दी है। इनको टक्कर पूछ लीजिए, इनको बेसीवारी पूछ लीजिए, किसानों से गोलियों को भूनने वाले लोग नहीं होगा। ये ब्रेकिंग न्यूज है जो धनखड़ जी ने दी है अभी, कि इसमें व्यवहारिक दिक्कत है और हम इसको लागू नहीं करेंगे। मैं पूरी तरह से आज तक को चैलेंज करता हूं, एक भी बयान कांग्रेस के लीडर का बताइए, राहुल गांधी जी का बताइए, जिसमें यह कहा गया हो कि हम एमएसपी प्राइवेट प्लेयर्स पे लागू नहीं करेंगे। मैं मोदी जी का बयान बताता हूं। मोदी जी जब स्वयं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की कमेटी के चेयरमैन थे, तो भाषण शायद आज तक अगर दिखा दे तो मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। उन्होंने स्वयं कहा था कि एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाना जरूरी है। कांग्रेस नहीं बदली, बदले मोदी जी हैं, बदले धनखड़ जी हैं, और आज तक पर आज ये ब्रेकिंग न्यूज दी है इन्होंने कि हम व्यवहारिक कारणों से प्राइवेट परचेजर्स को एमएसपी पर नहीं ला सकते। मैंने ये नहीं कहा, ये पूरी तरह से दुर्भाग्य है। सीए कानून आता है, माइनॉरिटी को समझ नहीं आता है। जीएसटी आता है, व्यापारियों को समझ नहीं आता है। नोटबंदी आती है, गरीबों को समझ नहीं आती। बोलेगा सर एक बार इनके आरोप तो वो किसानों को समझ नहीं आते। मोदी जी के पास सारा ज्ञान है क्या? आप मुझे केवल ये बता दीजिए, 3 फैसले सरकार ने लिए। मैं तो आपसे ये पूछना चाह रही हूँ आलोक जी, जिस अमेठी के संदर्भ में फूड पार्क को लेकर राहुल गांधी ने इतना बड़ा लंबा चौड़ा बयान दिया था संसद के भीतर, वही अमेठी 2019 में फिर क्यों खारिज कर देती है? यानी कि भरोसे की कमी है ना आप लोगों को लेकर, इस बात को क्यों नहीं समझते हैं आप लोग? एमएसपी नहीं दिया जाएगा। अगर आप लोग बार बार बयान एक बयान पर टिके रहना भी तो नेता, अच्छे नेता की पहचान होती है ना आलोक शर्मा जी, या अपनी सहूलियत के हिसाब से वो बयान बदलता रहेगा। खड़ा हो जाइए, कभी खालिस्तानी शब्द के पीछे खड़ा हो जाइए, कभी कांग्रेस। ये बात तो महत्वपूर्ण है ना, किसानों को लेकर ये सरकार की ओर से अलग अलग आरोप भी लगाए गए। किसानों के लिए जिस तरह की भाषा, बोलिए आंदोलन चल रहा है, ठीक है, चित्रा जी मेरी बात सुनिए, बोल दीजिए ओम प्रकाश जी, ठीक है, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, सुनिए प्लीज। बता दीजिए कि एमएसपी नहीं होगा। चित्रा जी एक बार मेरी बात सुनिए। ओम प्रकाश जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। चित्रा जी एक लाइन मेरी सुनिएगा, ये बड़ी गलत बात करें। बोलिए बोलिए बोलिए। चित्रा जी मैंने ये कहा कैप्टन अमरिंदर जो कानून लेकर आए हैं, उस कानून की व्यावहारिक कमियों को मैंने उजागर किया है। मैंने ये नहीं कहा कि एमएसपी लागू नहीं कर रहे। हमने जो कैप्टन अमरिंदर पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, जो कानून लेकर आए हैं एमएसपी गारंटी का, उसकी कमियों को उजागर किया है, उसकी कमियों को आपके सामने रखा है कि उसकी क्या व्यावहारिकता की कमी है। अगर कांग्रेस के बनाए हुए कानून की कमी बताई मैंने, बदलने का प्रयास नहीं करें। मैंने कैप्टन अमरिंदर के कानून की कमी बताई। कोई किसानों ने विरोध किया था? नहीं किया था। लेकिन मोदी जी का बयान 2011 का धनखड़ जी, जिसमें कहा गया था कि एमएसपी का जो है कानूनी अमली जामा पहनाना जरूरी, क्यों नहीं दिया जा रहा है? एक मिनट बोलिए राघव चड्ढा। हाँ बोलिए। चित्रा जी, जो अभी धनखड़ साहब ने व्यवहारिक समस्याएं आपके चैनल पे गिनवाई हैं, इन सारी व्यवहारिक समस्याओं का एक ही हल है, और वो है एमएसपी की कानूनी मंजूरी। इन्होंने जितनी चीजें बोली हैं, जितनी परेशानियां अभी बताई हैं, उसकी एक ही दवाई है कि एमएसपी को कानूनी मंजूरी दे दी जाए। ये सारी व्यवहारिक समस्याएं जो गिनवा रही हैं, ये उसी से हल होंगी। मुझे तो 2 मिनट के लिए लगा कि धनखड़ साहब हमारी तरफ से बहस कर रहे हैं या किसानों की पक्ष से बहस कर रहे हैं। मुझे नहीं, मैं 2 मिनट के लिए तो कंफ्यूज हो गया कि ये भाजपा के प्रवक्ता हैं कि किसानों के प्रवक्ता हैं। आप अगर एमएसपी लागू कर देंगे, ये सारी समस्याएं चली जाएंगी। एक विषय। दूसरा विषय, मैं आपको बता दूं, जो अभी बताया भी गया कि वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष थे गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी ने कहा कि एमएसपी लागू भी होना चाहिए, कानूनी वैधता भी मिलनी चाहिए। लेकिन अब गुजरात के मुख्यमंत्री शायद व्यवहारिक समस्याएं नहीं समझ रहे होंगे, इसलिए जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने तो उनको व्यवहारिक समस्याएं समझ में आ गई जो उनके धनखड़ साहब बता रहे हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं धनखड़ साहब, यदि आप किसानों संगठनों से बात करेंगे, वो आपको यही कहेंगे ये सारी समस्याएं तभी दूर होंगी जब एमएसपी का अधिकार उनको मिलेगा। एक विषय। दूसरा विषय, अभी चैनल पे सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुन लीजिए। मुझे उत्तर, दूसरी चीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला, उत्तर दीजिएगा, इसके बाद दीजिएगा। आपके बीच में कोई नहीं बोलता, अगर हमें बोलने दीजिए। दूसरी चीज, अभी बात हो रही थी कि बिहार में बड़ा काम हो गया, बिहार में एपीएमसी खत्म हो गई। बिहार एक लौता ऐसा राज्य है जहां एपीएमसी खत्म होने के बाद इतनी बुरी स्थिति है कि आज धान की फसल अगर पूरे देश भर में 1700 मेरा जवाब जरूर लीजिएगा, तो बिहार में अपना तो पता नहीं है इनको, दूसरों का बराबर ढूंढने में लगे हैं, तो जरा मेरा जवाब दे लीजिए। 1000 रुपए में
वो बिहार में बिकती है। किसान को 700 रुपए का कम से कम आपको कुछ पता नहीं है बिहार में हो रहा है। आपकी जानकारी अधूरी है। पूरे देश भर में बिहार जैसी स्थिति होने जाएगी। आपको के जरिए बताया कि 2004 में आपके पास एक बार बिहार पे हो जाए। आप राजीव रंजन को दिखाइए। राजीव रंजन जी, मैं चित्रा जी एक बात कहना चाहूंगा। ये एक फैशन बन गया है एपीएमसी को लेकर के। बिहार प्रयोग स्थली है और बिहार में 2006 तक 1% से कम का कृषि विकास दर था, जो 2014-15 के सत्र में सीधे 4.7% हुआ, जब देश का राष्ट्रीय औसत 3.6 था। और बिहार ने 3 कृषि कर्मण पुरस्कार जीते। बिहार ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकता के अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। 3 एग्रीकल्चर रोड मैप बिहार में, तीसरा एग्रीकल्चर रोड मैप 2022 में पूरा होने जा रहा है। और बिहार के किसानों को आपने आत्महत्या करते हुए सुना है। बिहार में किसान आत्महत्याएं नहीं करते, बैंकों से कर्ज नहीं लेते हैं। उन्हें इनपुट सब्सिडी का कवच है। बिहार में इनपुट सब्सिडी के जरिए उनके फसल के क्षति का आकलन होता है। शायद इन लोगों के पास कुछ भी बताने के लिए नहीं होता। और आप पार्टी जैसे ढोंगी और पाखंडी पार्टियों को, जिन्होंने अभी एपीएमसी एक्ट को खत्म कर दिया, आपके ऊपर, उस पर आप जवाब देना चाह रहे थे। बेचारा अपनी जमीन छोड़ के नौकरी करने पे मजबूर हो रहा है बाहर जाके। इन 2 चीजों को आपने बाहर किया, किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी, आप जवाब देना चाह रहे थे राघव चड्ढा के आरोप पार्टी, आप जैसी पार्टियों को, किसानों को जरूर आपका कहना पढ़ना चाहिए। और सबसे पहले आपसे उनको रोकिए, मेरा माइक खोलिए। चित्रा जी खुला हुआ है, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए चित्रा जी, जी चित्रा जी, बात यह है कि इसमें दोनों चीजों को ही लेकर चलना पड़ेगा। जो ये बात एक तरफ ही हो रही है, उसमें से किसान का भला नहीं हो सकता। मैं एक उदाहरण से बात कहता हूं कि हम बाजार में जब फसल बोई जाती है तो 25% बीज लेकर बैठते हैं और बाकी 75% बाजार से किसान लेता है। 25% इसलिए लेके बैठते हैं कि बाजार में बीज का भाव बहुत ज्यादा ना हो जाए, किसान को महंगा नहीं पड़े। अगर महंगा होने लगता है तो हम 35% भी लेके आते हैं और 50% भी लेके आते हैं। इसी तरह से डायरेक्ट मार्केटिंग एक अवसर देना, जो नए किसान है उनको देना, एफपीओज को देना, डायरेक्ट मार्केटिंग जो करना चाहते हैं प्रगतिशील उनको देना, लेकिन बाजार में मंडी में भी खरीद की वैसी व्यवस्था रखना। दोनों चीजें ही सरकार लेकर चलना चाहती है, एक सिरे पर खड़े होने से नहीं चलेगा। इसी तरह से पीएसएस स्कीम है सरकार की, प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम, उसके तहत वो दलहन और तिलहन खरीदती है 25%, जरूरत पड़ती तो 35-50 भी खरीदती है। धनखड़ साहब, ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। उम्मीद यही कि मंगलवार को कोई बीच का रास्ता निकले, ताकि कम से कम नए साल के पहले ये जो स्थिति इस वक्त दिल्ली बॉर्डर पर पैदा हुई है, किसान परेशान हो रहे हैं इस भीषण ठंड में, वो कम से कम खत्म हो, गतिरोध टूटे, किसान भी खुशी खुशी घर जाए और बीच का रास्ता इस पूरे मामले पर निकल पाए।